नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपकी बीपीएससी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। हमारी यूनिक एग्जाम्स आईएएस संस्था ने आपकी बीपीएससी को तैयारी को और सुगम बनाने के लिए, आपकी तैयारी को और बूस्टअप करने के लिए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों, बीपीएससी के द्वारा कराए गए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के विषयवार संकलन का एक प्रश्नोत्तर श्रृंखला शुरू किया है, जिसमें आपको बीपीएससी द्वारा दिए गए मानक उत्तरों के साथ साथ उनसे संबंधित तथ्यों, एक्स्ट्रा तथ्यों को भी बताया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी और सुसंगठित रूप से हो सके और यदि कोई संबंधित प्रश्न यदि परीक्षा में दिखे तो आप उसे आसानी से टैकल कर सके। प्रीवियस ईयर प्रश्न करने का सबसे फायदा ये देखा गया है कि हर एग्जाम्स में, हर एग्जाम के अगले पेपर में उसके पिछले पेपरों से कुछ प्रश्न हूबहू पूछ लिए जाते हैं। तो उसी दृष्टि में, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये 6वीं बीपीएससी प्री एग्जाम्स पेपर का ये जो भारतीय इतिहास से संबंधित जो 27-28 प्रश्न हैं, उनको हमने आज की श्रृंखला में शामिल किया है। तो ये रही भूमिका और हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे चलने के साथ हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप अपने साथ नोटबुक रखें और जो फैक्ट्स आपको पता हो वो फैक्ट्स आप स्किप कर दें और जो आपके लिए नए हो उन्हें आप नोट करते जाएं, जिससे आपको लाभ ये मिलेगा कि आपकी तैयारी और संगठित रूप से हो जाएगी। तथ्यों का समावेशन आपके पास बहुत अधिक होगा, जिससे आप परीक्षा में अगर आसपास से भी यदि क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के आसपास से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से कर लेंगे। तो पहले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है। इसका ऑप्शन आपके सामने है: मास्की अभिलेख, मथुरा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, उपर्युक्त में से कोई नहीं अथवा उपर्युक्त में से एक से अधिक। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इनमें से किसी में भी नहीं किया गया है, इसलिए प्रश्न के अनुसार आपका उत्तर ई सही होगा। मैं कलर चेंज कर लूं, आपका उत्तर ई सही होगा। नहीं, ये ठीक है, ई सही होगा। तो सही उत्तर क्या है? कलिंग विजय का वर्णन कहाँ मिलता है? कलिंग विजय का वर्णन मिलता है अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक ने 13वें शिलालेख में अपने कलिंग विजय का वर्णन किया है और यह युद्ध जो हुआ था, कलिंग का युद्ध, अशोक का अंतिम युद्ध था। कलिंग स्थान जो था ये महानदी और गोदावरी के मध्य स्थित है। 261 बीसी में यह युद्ध किया गया और कई बार यह परीक्षाओं में पूछता है कि यह युद्ध राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद किया गया या किस वर्ष किया गया। तो यह युद्ध राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद किया गया या तो 9वें वर्ष किया गया। कलिंग को विजय करने के बाद अशोक कलिंग को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लेता है। 2 वहां पे केंद्र थे, नॉर्थ केंद्र तोसली था और साउथ केंद्र जौगढ़ था। इन तथ्यों के साथ हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है: बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली से प्राप्त होती है? आपके ऑप्शन है गांधार शैली, ऑप्शन बी मथुरा शैली, ऑप्शन सी मौर्य शैली, ऑप्शन डी गुप्त शैली और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं अथवा उपर्युक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न बहुत आसान प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर होगा मथुरा शैली। अब हम बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, मथुरा शैली के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, जो सर्वप्रथम जो बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा का निर्माण कुषाण वंश के तीसरे शासक कनिष्क के शासनकाल में हुआ और यह जो प्रतिमा है यह लाल पत्थर से बनाई गई है। जो मथुरा शैली है, मथुरा शैली में लाल पत्थरों का प्रयोग, लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ ध्यान देने वाली बात है कि जो बुद्ध की पहली आकृति बनी थी वो भी कनिष्क के सिक्कों पर बनी थी। खड़ी मुद्रा में बुद्ध की पहली आकृति कनिष्क के सिक्कों पर बनी थी, लेकिन इससे पूर्व मौर्य और शुंग काल में बुद्ध का अंकन सांकेतिक प्रतीकों के रूप में हमें मिलने लगता है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हुए, आंसर हुआ। और अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है: भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन है: ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं अथवा उपर्युक्त में से एक से अधिक। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। इसका आंसर आपका ए होगा। चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कुछ जानकारी हम देख लेते हैं। देखिए, जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश के बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है? कुछ स्रोत हैं,
कहाँ से मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है? तो जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, मुद्रा राक्षस हो गया, वार्तिका हो गया, कात्यायन का वार्तिका हो गया, पतंजलि का महाभाष्य हो गया, हर्षचरित हो गया, राजतरंगिणी हो गई। ये सब ऐसे मानक ग्रंथ है जिसमें से मौर्य वंश के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का पहला शासक था, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। शासनकाल 222 बीसी से 298 बीसी थी और इसको कई नाम दिए गए हैं यूनानियों द्वारा। इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे एंडोकोट्स हो गया, सेंडोकोट्स हो गया, सेंड्रोकोप्टस हो गया। ठीक है, एक विद्वान थे विलियम जोन्स, जिन्होंने सेंड्रोकोप्टस नाम का साम्यता सबसे पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य के साथ विलियम जोन्स ने ही स्थापित किया था। ये चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कुछ तथ्य हो गए। हाँ, कुछ तथ्य ये भी पूछे जाते हैं कि जैसे मुद्रा राक्षस इनको किस कुल का मानता है, तो मुद्रा राक्षस इनको कुलहीन कहता है। बौद्ध और जैन ग्रंथ इनको क्षत्रिय कहते हैं, यूनानी इनको साधारण कुल का बताते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 से का उत्तर हो गया और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हो गए। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? आपके ऑप्शन है गंगा घाटी, ऑप्शन है बी है यमुना घाटी, ऑप्शन सी है नर्मदा घाटी और ऑप्शन डी है ताप्ती घाटी। ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं अथवा उपर्युक्त में से अधिक। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी नर्मदा घाटी। अब हम प्रथम मानव जीवाश्म के बारे में बात कर लेते हैं, जो भारत में प्रथम मानव जीवाश्म पाया गया था। देखिए, ये प्रथम मानव जीवाश्म जो पाया गया था 1982 में 1982 में अरुण सोनकिया ने नर्मदा घाटी के हथनोरा से एक आद्य होमोसेम्पियस या होमो इरेक्टस की एक खोपड़ी प्राप्त करी थी। वहीं भारत में प्राप्त प्रथम मानव जीवाश्म था। वहां पे और अन्य चीजों के भी वो साक्ष्य पाए गए हैं, अन्य जीवाश्म भी पाए गए हैं जिन्हें नमदिकस कहा जाता है। लेकिन ये तो भारत में प्राप्त प्रथम जीवाश्म है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में सबसे पहला मानव जीवाश्म कब पाया गया? तो वो पाया गया 1932 में। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पोतवार पठार में पाया गया था। जी.ई. लुइस ने उन दोनों जो दो मानव खोपड़ियां पाई गई थी उनको रामापिथेकस और शिवापिथेकस का नाम दिया। इस फैक्ट के बाद क्वेश्चन नंबर 4 से संबंध का आंसर, और इस फैक्ट के बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य शासन के संबंध में सहायता करती थी? ऑप्शन ए बाबर, बी अकबर, सी औरंगजेब, डी शिवाजी, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं अथवा उपर्युक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है शिवाजी, ऑप्शन डी। देखिए, जो ये अष्टप्रधान है, अष्टप्रधान की तरह ही दो अन्य संस्थाएं भी हैं। एक जैसे कि एक है अष्ट दिग्गज जिसको कहा जाता है, एक नवरत्न हो गया। तो ये अष्ट दिग्गज किसके दरबार की साहित्यिक परिषद थी? ये अष्ट दिग्गज एक साहित्यिक परिषद थी, तेलुगु साहित्यकारों की एक परिषद थी। 8 प्रमुख तेलुगु साहित्यकारों की। ये कृष्णदेव राय, तुलु वंश के विजयनगर साम्राज्य में जो तुलु वंश के शासक थे, कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्यकारों की ये परिषद थी। ये जो नवरत्न थे, ये अकबर के शासन काल में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित, जैसे कलाकार हो गए, चिकित्सक हो गए, प्रशासनिक अधिकारी हो गए, साहित्यकार हो गए, उनसे संबंधित ये परिषद थी अकबर के दरबार में। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा है अष्टप्रधान, तो अष्टप्रधान शिवाजी के शासनकाल, शिवाजी के दरबार की एक संस्था थी। ये जो अष्टदिग्गज संस्था थी, इसका मुख्य काम क्या था? देखिए, अष्टदिग्गज संस्था अष्टप्रधान संस्था जो थी, ये शिवाजी की एक सलाहकारी परिषद थी और इसके जो सदस्य होते थे वो शिवाजी को प्रशासन में सलाह देने का काम करते थे। शिवाजी इनके सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं थे। अष्टप्रधान का सबसे प्रमुख पदाधिकारी जो था वह पेशवा था। इस तथ्य के साथ हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, दीने इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? दीने इलाही, ऑप्शन ए
बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं अथवा उपर्युक्त में से एक से अधिक। दीन-ए इलाही देख के इसका आप आंसर बता देंगे अकबर। दीन-ए इलाही को अन्य भी नाम है, इसको तौहीद-ए इलाही या दैवी एकेश्वरवाद भी कहा जाता है। दीन-ए इलाही का प्रारंभ कब किया गया? दीन-ए इलाही 1582 में, ये 1582 1582 में इसको अकबर ने प्रारंभ किया था। और दीन-ए इलाही का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसका प्रधान पुरोहित, जैसे कोई नया धर्म चलाया जा रहा है या कोई नया वो चलाया जा रहा है, कोई नई संस्था चलाई जा रही है, धार्मिक संस्था, तो उसका एक प्रधान पुरोहित होता था। दीन-ए इलाही का जो प्रधान पुरोहित था वह अबुल फजल था, और अबुल फजल को ही अकबर ने अपने बाद दीन-ए इलाही का उत्तराधिकारी घोषित किया था। दीन-ए इलाही में दीक्षा या शिक्षा दी जाती थी, वो रविवार या इतवार के दिन दी जाती थी। और अकबर के जीवन काल में इस दीन-ए इलाही के 18 सदस्य थे। इन 18 सदस्यों में एकमात्र हिंदू महेश दास, या जिनको बीरबल कहते हैं, वो ही थे। जहांगीर इसका सदस्य नहीं था। जहांगीर के प्रारंभिक समय तक इसका अस्तित्व रहा, उसके बाद ये अस्तित्व इसका समाप्त हो गया। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसके द्वारा लागू करी गई थी? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। अब हम अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित इस विभाग के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, जो भारत में सबसे पहली बार जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो लागू की गई थी, वो सबसे पहली बार अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही लागू करी गई थी। इसके लागू करने का मुख्य कारण बर्नी क्या कहता है? बर्नी कहता है कि मंगोल आक्रमण हेतु जो अलाउद्दीन खिलजी को बहुत बड़ी सेना रखनी पड़ी थी, तो उस विशाल सेना की रखरखाव की दृष्टि से ताकि राजकोष पर बहुत अधिक बोझ न पड़े धन का, उस दृष्टिकोण से उसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करी थी। और इसी संदर्भ में उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली भी लागू करी थी। एक उसने विभाग बनाया था दीवाने रियासत। दीवाने रियासत करता था कि व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और बाजार सुधार में मदद करता था। इस तथ्य के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और साथ ही यह तथ्य भी इंपॉर्टेंट है कि इसी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सर्वाधिक बार मंगोल आक्रमण हुए थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? ऑप्शन ए है पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी है पानीपत का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन सी है खानवा का युद्ध, ऑप्शन डी है तालीकोटा का युद्ध। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न नंबर 8 का उत्तर है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा के युद्ध के बारे में हम आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं, और इसके बाद आपका एक काम होगा कि आप कमेंट में हमें पानीपत के तीनों युद्धों का क्रम बताएंगे, तिथि बताएंगे, और बाबर द्वारा भारत में जो 4 युद्ध लड़े गए थे, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, उसकी तिथि बताएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है डी। तालीकोटा युद्ध के बारे में मैं आपको बता दूं कि यह राक्षस तंगड़ी या राक्षस कांगड़ी का भी युद्ध कहते हैं। यह 23 जनवरी 1565 को यह हुआ था। इसमें 2 पार्टियां थी, एक तो विजयनगर साम्राज्य एक तरफ था, दूसरे तरफ 4 अहमदनगर, बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा की जो सल्तनतें थी उनका संघ था। इस युद्ध में विजयनगर पराजित हुआ। और प्रश्न कई बार यह पूछता है या विदेशी यात्रियों से संबंधित कि फला विदेशी यात्री किस देश का था, कब भारत आया। तो इस तालीकोटा युद्ध के बाद फेडरिक सीजर नामक एक पुर्तगाली यात्री 1567-68 में विजयनगर साम्राज्य भ्रमण करने आया था। यह प्रश्न हो गया, उत्तर हो गया, उनसे संबंधित फैक्ट हो गए। आप लोग नोट करते रहिए, जो फैक्ट्स आपके लिए नए हो वह फैक्ट्स नोट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1934 में 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। किनके द्वारा की गई थी?
ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे के द्वारा। ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। और ऑप्शन डी है अशोक मेहता और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। ये कांग्रेस के ये जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ये कांग्रेस के अंतर्गत सोशलिस्ट नेता थे। कुछ महत्वपूर्ण सोशलिस्ट नेताओं के नाम आप नोट कर लीजिए। मीनू मसानी हो गई, मीनू मसानी हो गए, अशोक मेहता हो गए और यूसुफ मेहर अली जी हो गए। अब देखते हैं कि यह पार्टी, कभी कभी प्रश्न पूछता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी, तो इसकी स्थापना बंबई में करी गई थी। और प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी क्या कांग्रेस के अंतर्गत एक संस्था थी, तो इसका उत्तर होगा हाँ, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस के अंतर्गत एक संस्था थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि किसने कहा था जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यही है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी विनायक दामोदर सावरकर और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर आयोग ने ई माना है। और हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तैभागा आंदोलन सन 1946 में बंगाल में हुआ। ऑप्शन ए मुस्लिम लीग के नेतृत्व में, ऑप्शन बी किसान सभा के नेतृत्व में, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में, ऑप्शन डी श्रमिक संघ के नेतृत्व में, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा उपयुक्त में से एक से अधिक। तैभागा आंदोलन, देखिए चाहे कोई भी परीक्षा हो, हर परीक्षा में किसान आंदोलन से संबंधित, जनजातीय आंदोलन से संबंधित, कुछ न कुछ दलित आंदोलन से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न जरूर रहता है। तो ये आंदोलन वाले जो टॉपिक हैं उन्हें आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसी पेपर में 2-3 प्रश्न आंदोलन से संबंधित है। तो इस तैभागा आंदोलन का उत्तर है बंगाल किसान सभा के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अब हम तैभागा आंदोलन के बारे में कुछ देख लेते हैं। देखिए जो तैभागा आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ वो सितंबर 1946 में हसनबाद से शुरू हुआ। उत्तरी बंगाल में तैभागा आंदोलन का सबसे तीव्र रूप देखा गया। और इस तैभागा आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण यह था कि फ्लाउड कमीशन जो बनाया गया था उसने कहा कि बटाईदारों को, जो भूस्वामी होते थे, अपना खेत उपज के कुछ हिस्से के बदले दे देते थे। तो तैभागा आंदोलन से पहले होता यह था कि कभी कभी बटाईदार भूस्वामियों को आधा अनाज दे देते थे या आधे से अधिक भाग दे देते थे। तो फ्लाउड कमीशन गठित की गई और फ्लाउड कमीशन ने बताया कि जो बटाईदार हैं उनको 2/3 हिस्सा दिया जाए और जो मालिक है, जो जमीन के मालिक है, भूस्वामी है, उनको 1/3 हिस्सा दिया जाए। इसी फ्लाउड कमीशन के रिपोर्ट के आधार पे ये तैभागा आंदोलन शुरू हुआ। इसका नेतृत्व बंगाल किसान सभा के अंतर्गत कंपाराम सिंह और भवन सिंह ने किया था। ठीक है। शुरुआत में तैभागा आंदोलन राजवंशी समुदाय के किसानों का आंदोलन था, लेकिन बाद में यह हिंदू, मुस्लिम और आदिवासी किसानों का एक समावेशी आंदोलन बना। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि जर्मनी के समर्थन में काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। ऑप्शन ए है गदर आंदोलन के दौरान, ऑप्शन बी है स्वदेशी आंदोलन के दौरान, ऑप्शन सी है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और ऑप्शन डी है होम रूल आंदोलन के दौरान। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने अपनी जो सरकार बनाई थी ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बनाई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान बनाई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान बनाई थी। और
राजा महेंद्र प्रताप सिंह को एक और नाम से जाना जाता है, उनको कहते हैं आर्यन पेशवा। आर्यन पेशवा कहते हैं। ठीक है, फैक्ट नोट कर लीजिएगा और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया। ऑप्शन ए 1916 से, ऑप्शन बी 1919 से, ऑप्शन सी 1924 से, ऑप्शन डी 1925 से और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मुस्लिम लीग ने अपना जो वार्षिक अधिवेशन प्रारंभ किया था वो 1907 में इसकी पहली अधिवेशन हुई थी, वो हुई थी कराची में। अब थोड़ा मुस्लिम लीग से संबंधित हम जानकारी देख लेते हैं। मुस्लिम लीग की जो स्थापना करी गई थी वो 1906 में ढाका में करी गई थी और इसके संस्थापक सलीम उल्लाह खां थे। और लेकिन जो मुस्लिम लीग का जो नामकरण किया गया था वो आगा खां तृतीय के द्वारा किया गया था। जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो ये पूछ सकता है कि उस समय भारतीय वायसराय कौन थे, तो उस समय भारतीय वायसराय मिंटो सेकंड थे, जबकि तत्कालीन भारत सचिव जॉन मार्ले थे। इसका मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य क्या था? मुस्लिम लीग के जो स्थापना का उद्देश्य ये था कि इसके जो नेता थे वो अंग्रेजों से कहते हैं कि मुसलमानों का जो भूतकालिक जो उपलब्धि रही है उनकी उपलब्धियों को देखते हुए मुसलमानों के लिए स्वतंत्र या पृथक चुनाव क्षेत्र स्थापित करिए और उनको राजनीतिक रूप से मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना इनका मुख्य उद्देश्य था। जब इन्होंने अंग्रेजों से ये मांग करी तो अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, आप मुसलमानों में अंग्रेजी सरकार के प्रति निष्ठा बढ़ाइए और कांग्रेस के प्रति घृणा फैलाइए, हम आपकी मांग को मानेंगे। और इसी मांग को मांगते हुए 1909 में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का वो किया गया, पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया। एक प्रश्न और आता है कि मोहम्मद अली जिन्ना क्या मुस्लिम लीग के प्रारंभ से सदस्य थे? तो इसका आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रारंभ से सदस्य नहीं थे। उन्होंने 1913 में मुस्लिम लीग की सदस्यता प्राप्त करी थी। क्वेश्चन नंबर 14 अगला क्वेश्चन है, वो कहता भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए राम मनोहर लोहिया ने, ऑप्शन बी उषा मेहता ने, ऑप्शन सी चित्तू पांडे ने, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका उत्तर है अखिल भारतीय आजाद दस्ता। इसका उत्तर है जयप्रकाश नारायण ने। अब देखिए अखिल भारतीय आजाद दस्ता के बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण जी हजारीबाग जेल में कैद थे तो उसी समय ये भागकर, जेल से भागकर नेपाल की तराई में किसी स्थान पे पहुंचते हैं और बकरी का टापू नामक स्थान पे पहुंचते हैं और वहां पे वे भारतीय आजाद दस्ता या राष्ट्रीय सेना, इसका एक दूसरा नाम है राष्ट्रीय सेना, राष्ट्रीय सेना का गठन करते हैं। राष्ट्रीय सेना का गठन करते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय सेना का गठन करते हैं। तो प्रश्न ये पूछ सकता है कि अगली बार जैसे ये दे दिया, दूसरी बार ये पूछ सकता है कि कब किया गया था? तो ये किया गया था 1943 में। कब? मई 1943 में, मई 1943 में। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, सन 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन बी श्याम जी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन सी मोहन सिंह, ऑप्शन डी वीएन थापर, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है विनायक दामोदर सावरकर। ये जो लंदन में 1906 में ये अभिनव भारत सोसाइटी स्थापित करी गई थी, असल में ये अभिनव भारत सोसाइटी 1899 में नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक में मित्र मेला के नाम से स्थापित करी गई। इसकी शाखाएं महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आदि में रहा। ये इसे 1904 में इसका नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया गया, अभिनव भारत सोसाइटी कर दिया गया भारत में। और जब ये 1906 में विनायक दामोदर सावरकर जी लंदन कानून की पढ़ाई करने जाते हैं तो वहां पे 1906 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है,
1885 ईस्वी में व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा शामिल नहीं था? ऑप्शन ए, कौन सा शामिल नहीं था? ऑप्शन ए, देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना। ऑप्शन बी, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। ऑप्शन सी, शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। ऑप्शन डी, यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोक हितों में किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करे। ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं अथवा उपर्युक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न को करने से पहले जब हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जब हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं तो बुक्स में उसके उद्देश्य बताए गए थे कि उनको, तो इस प्रश्न से हमें यह भी पता चलता है कि हमें उन उद्देश्यों के बारे में भी पढ़ना है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही है? इसमें ऑप्शन ई सही है, क्योंकि इनमें ए और बी ये दोनों नहीं शामिल थे। ठीक है, कांग्रेस के बारे में आगे क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन के समय हम कांग्रेस के बारे में और जानकारी देख लेंगे। इसी तथ्य के बाद हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? किसके विरोध में था? ऑप्शन ए, भू राजस्व। ऑप्शन बी, नकदी फसल। ऑप्शन सी, ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति। ऑप्शन डी, भू अनुदान। या ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चंपारण आंदोलन नकदी फसल के विरोध में था। वो नकदी फसल कौन सी थी? वो नकदी फसल नील थी। वो नकदी फसल नील थी। और चंपारण आंदोलन के विषय में हम देख लेते हैं। इसको कई बार चंपारण सत्याग्रह भी कहते हैं। और ये चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। हुआ ये था कि जो अंग्रेज ठेकेदार थे, वो जो जमींदार थे, भारतीय जमींदार थे, वे जमीन अपना अंग्रेज ठेकेदारों को दे देते थे और वो अंग्रेज ठेकेदार उस पर खेती कराने के लिए किसानों से अनुबंध करते थे। जब वो अनुबंध करते थे तो अनुबंध का एक क्लाज ये होता था कि इस भूमि के 3/20वें हिस्से पे आपको नील की खेती करना अनिवार्य है। तो ऐसा कई दशकों से चला आ रहा था। लेकिन हुआ ये, जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में कृत्रिम रंगों का निर्माण होता है और वो कृत्रिम रंग बहुत ही सस्ते और सुलभ तरीके से और अच्छे साबित हुए, तो भारतीय नील की मांग कम हो गई। जब भारतीय नील की मांग कम हुई तो अंग्रेज ठेकेदारों को नुकसान होने लगा, तो वो कम कीमत पर नील खरीदना चाहते थे, जिसका किसानों ने विरोध किया। तो इस अनुबंध से निकलने के एवज में अंग्रेज ठेकेदारों ने कहा कि नहीं, हमें तब पैसे दो। तो यही मुख्य विवाद का कारण था। और राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया। गांधी जी चंपारण आते हैं और अंततः 25% जो अत्यधिक वसूली का 25% भाग है वो अंग्रेज वापस कर देते हैं किसानों को। और इसी चंपारण आंदोलन में कुशल नेतृत्व के कारण गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी को क्या कहते हैं? महात्मा की उपाधि देते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिलती है इसी आंदोलन का। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में, तो देखिए, जो प्रथम सम्मेलन में 2 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, ये प्रथम सम्मेलन का आंसर अगर पूछा गया, प्रथम सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 2 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और दूसरे सम्मेलन में 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हम मुस्लिम अध्यक्षों के बारे में देख ले तो कुल 8 मुस्लिम अध्यक्ष हुए और अबुल कलाम आजाद सबसे यंगेस्ट मुस्लिम अध्यक्ष हुए। सर्वाधिक बार मुस्लिम अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद ही रहे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब रहे और दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी जी रहे।
अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी महादेव गोविंद रानाडे द्वारा 1858 में। ऑप्शन बी 1870 में महादेव गोविंद रानाडे द्वारा, पंडिता रमाबाई द्वारा 1870 में, ऑप्शन डी 1870 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब देखिए यहाँ पे महादेव गोविंद रानाडे द्वारा की गई है पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना, ये सबको लगभग पता होगा, लेकिन कई बार क्या करते हैं हम लोग, ईयर में कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसका सही जो आंसर होगा 1870 होगा, ऑप्शन बी होगा। 1870 में पुनः सार्वजनिक सभा स्थापित करी गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सन 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्य को सम्मानित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया, वे कौन थे? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले और रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी है सैयद हुसैन बिलग्रामी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी है सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरुदास बनर्जी, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो विश्वविद्यालय आयोग में भारतीय सदस्य थे सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी, ऑप्शन डी इसका सही है। अब हम विश्वविद्यालय आयोग के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, विश्वविद्यालय आयोग कर्जन ने 1902 में गठित करी थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो थॉमस रेले थे और इसी विश्वविद्यालय आयोग के रिपोर्ट के आधार पे 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। और इसी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत जो विश्वविद्यालयी शिक्षा है और जो कॉलेज की उच्च शिक्षा है, इसको सरकारी नियंत्रण में लाया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ए अबुल कलाम आजाद, बी जाकिर हुसैन, सी रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, डी बदरुद्दीन तैयबजी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। ये द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। मैंने पहले बताया कि कुल 8 मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष बने। सब खास बात यह है कि जब ये 1896 के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान ये इन्होंने मुस्लिम अध्यक्षता करी थी। इसी 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार हमारा जो राष्ट्रीय गीत बना वंदे मातरम, उसको पहली बार गाया गया था। और सबसे ध्यान देने वाली बात है कि रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी ने स्वयं वंदे मातरम गीत गाया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं इसी फैक्ट के साथ। प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी रामाकृष्णन सर्वपल्ली राधाकृष्णन होगा, यहाँ पे रामाकृष्णन टाइपिंग मिस्टेक हो गई, सर्वपल्ली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये जो पहला भारत रत्न 3 लोगों को दिया गया था, पहला भारत रत्न 3 लोगों को दिया गया था। इसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी शामिल थे, सीवी रमन जी शामिल थे और राजगोपालाचारी शामिल थे। तो उस हिसाब से प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? तो यह ऑप्शन डी इन तीनों को बाद में मिला था। ऑप्शन डी इस हिसाब से सही होगा क्योंकि राधा कृष्णन जी उनमें शामिल थे, लेकिन आयोग ने आपका उत्तर ऑप्शन ई माना है। आप प्रथम भारत रत्न व्यक्ति को आप पढ़ लेंगे फिर से बुक से। राधा कृष्णन जी थे, इनके साथ साथ 2 और लोगों को मिला था, राजगोपालाचारी जी को मिला था और सीवी रमन जी को मिला था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ए रानाडे ने, बी दयानंद ने, सी दयानंद सरस्वती ने, डी स्वामी विवेकानंद जी ने, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने करी थी। 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना हुई थी
बंबई में इन्होंने इसको स्थापित किया था और 1877 में इसका मुख्यालय, पहला मुख्यालय लाहौर में खोला गया। आर्य समाज में कुल शामिल होने के लिए सदस्यों को 10 नियमों का पालन करना आवश्यक था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी में एक बुक लिखी थी, सत्यार्थ प्रकाश, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो, भारत केवल भारतीयों के लिए है, हिंदी, हिंद, हिंदू और हिंदी का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। सबसे पहली बार स्वदेशी के स्वीकारीकरण और विदेशी के बहिष्कार की बात भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही करी थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? ए सिद्धू, बी बिरसा, सी कान्हू, डी तिलक मांझी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी बिरसा। मुंडा विद्रोह को उलगुलान भी कहा जाता है, महाविद्रोह भी कहा जाता है, सरदारी विद्रोह भी कहा जाता है। ये 1895 में यह शुरू हुआ था और बिरसा मुंडा ने 1899 में इसका नेतृत्व संभाला था। और ये जो मुंडा विद्रोह था ये दीकुओं के विरुद्ध था। इन मुंडाओं की एक पारंपरिक खेती होती थी जिसे खुटकट्टी या मुंडारी कहा जाता है। जब दीकुओं ने, मतलब जो बाहरी ठेकेदारों ने जब इनके जमीन पे कब्जा करना शुरू किया तो इन्होंने जंगल और जल के नाम पर इन्होंने आंदोलन किया उसकी रक्षार्थ। और इस मुंडा विद्रोह में मुंडा स्त्रियां भी शामिल थीं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? ए लखनऊ से, बी इलाहाबाद से, सी झांसी से, डी मेरठ से। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से शुरू हुई थी, ठीक है। और 1857 की क्रांति संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इस समय बादशाह कौन था, मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर थे, ठीक है। लखनऊ में किसने वो किया था, किसने नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर में किसने किया था? नाना साहब तात्या टोपे आदि लोगों ने किया था। जगदीशपुर में किसने किया था? तो कुंवर सिंह जी ने किया था। ये बहुत सारे क्वेश्चन इससे संबंधित आते हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए कर्नल स्लीमैन, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक क्यों कहते हैं? क्योंकि जब बंगाल पे प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद जब इसने बंगाल पे कब्जा किया तो बंगाल उस समय इतना समृद्ध क्षेत्र होता था कि वहां के संसाधनों के बल पे इन्होंने मतलब अंग्रेजों ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। इसी लॉर्ड क्लाइव को दो तीन उपाधियां दी गई हैं, जैसे पर्सिवल स्पीयर, इसको भविष्य का अग्रदूत कहते हैं और इसको स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक भी कहा जाता है। इसने बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना करी थी और यह बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया था लॉर्ड क्लाइव। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका ऑप्शन जो होगा वो सही उत्तर दूसरा है। इस प्रश्न के हिसाब से इसका ऑप्शन ई होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। इसमें कैनिंग दिया हुआ है, बेंटिक का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ई सही होगा। अब देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम वायसराय, स्वतंत्र भारत का प्रथम जो है प्रथम भारतीय वायसराय, स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय, तमाम ऐसे क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। तो आप उन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर होंगे आप हमें कमेंट में बताएंगे और हम निश्चित तौर पे आपके कमेंट को हम रिप्लाई करेंगे और आप हमें यह भी सुझाव देंगे कि इस श्रृंखला को हम और अधिक अच्छे तरीके से आपके सामने कैसे रख सके, जिससे आपकी तैयारी और सुगम हो सके और सुसंगठित रूप से हो सके। तो आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आप हमारे यूनिक एग्जाम्स IAS चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आप
इस श्रृंखला से लाभान्वित हो सके। तो ध्यान रखिएगा अपना और अपनी तैयारी को और अधिक धारदार बनाने के लिए जुड़े रहिए हमारे यूनिक एग्जाम्स आईएएस संस्था के साथ। बेस्ट ऑफ लक।